सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम कृतिका भाग 1 में से माटी वाली पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि लेखक ने इस कहानी में किसी माटी अर्थात मिट्टी बेचने वाली महिला का वर्णन किया है। लेखक ने इस कहानी में माटी वाली के माध्यम से विस्थापन की समस्या का मार्मिक चित्रण किया है। विस्थापन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, अर्थात बांध या किसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी परियोजना के कारण वहां के लोगों को मजबूरन अपना घर, खेत, व्यवसाय आदि सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है और वे लोग किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। जिन लोगों के पास अपनी जमीन जायदाद होती है, जैसे अपना घर है, अपनी जमीन है, तो उन्हें सरकार मुआवजे के रूप में रुपए, पैसे और जमीन उपलब्ध करा देती है। अर्थात पहले उनका एक विवरण तैयार किया जाता है कि किसके पास कितनी जमीन है, उसके नाम पर कितना बड़ा घर है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसको कितने पैसे दिए जाएंगे सरकार से और कितनी जमीन दी जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पास अपना निजी घर नहीं होता, अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं होती, उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। जैसे मजदूर वर्ग है, तो मजदूर वर्ग के लोग कैसे होते हैं कि ये जहाँ काम करते हैं वहीं पर अस्थायी रूप से घर बना लेते हैं और यदि विस्थापन की बात आती है तो ये बेचारे कहाँ जाकर रहेंगे, तो इनके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। इसी प्रकार रिक्शा चालक होते हैं, तो बहुत सारा हमारा एक गरीब वर्ग ऐसा है जिनके पास अपना घर और कोई जमीन जायदाद नहीं होती, उन्हें विस्थापन के समय में बहुत परेशानी होती है। तो लेखक ने इस पाठ में ऐसी ही एक महिला के बारे में बताया है। बच्चों, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इस कहानी में जो वर्णन किया गया है वह किस समय का है और किस घटना का है। टिहरी शहर के पास दो नदियां बहती हैं, भागीरथी और भीलंगाना। तो उन दोनों पर टिहरी बांध बनाने की तैयारी चल रही है, तो उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। एक हरिजन यानी दलित बुढ़िया थी और ये कहाँ रहती थी? टिहरी शहर के पास वाले एक गांव में रहती थी। इसका कद छोटा था, अर्थात इसकी हाइट कम थी, लेकिन ये बहुत मेहनती थी। इसके परिवार में दो ही प्राणी थे, एक उसका बूढ़ा और बीमार पति और दूसरी वह स्वयं। उसका पति चल फिर नहीं सकता था, इसलिए दोनों का पेट भरने के लिए उसे ही मेहनत करनी पड़ती थी। उसका अपना घर भी नहीं था। उसने एक जमींदार की जमीन पर अपनी झोपड़ी बना रखी थी और उसके बदले में, यानी कि जैसे किराएदार होते हैं तो किसी के घर रहते हैं तो वो किराया देते हैं, लेकिन इसके पास किराया नहीं था देने के लिए, तो ये किराए के रूप में क्या करती थी? किराया देने के रूप में उस जमींदार के घर पर अनेक काम करती थी, बेगार में ही, यानी कि काम करने का उसे कोई पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि ये उसकी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी, इसलिए उसे उसके घर में, जमींदार के घर में अनेक काम भी करने पड़ते थे। उस बुढ़िया को टिहरी शहर के सभी लोग माटी वाली के नाम से जानते थे, क्योंकि वह पूरे टिहरी शहर में लाल मिट्टी पहुंचाने का काम करती थी। लाल मिट्टी की आवश्यकता क्या थी शहर में? बच्चों, उस समय मिट्टी से बने घर होते थे और मिट्टी से बने हुए चूल्हों पर ही खाना पकाया जाता था और खाना पकाने के बाद चूल्हों की लिपाई की जाती थी और साल 6 महीने में दीवारों की भी लिपाई पुताई की जाती थी, क्योंकि घर भी और जो घर की दीवारें हैं वे भी कच्ची मिट्टी से बने हुए होते थे। तो यह एक अकेली औरत ऐसी थी जो वहां के सभी लोगों के घरों में मिट्टी पहुंचाती थी। और ये मिट्टी लाती कहां से थी? दूर गांव में स्थित माटा खान से ये मिट्टी लेकर आती थी। माटा खान कहते हैं मिट्टी की खान, जहां पर इसे लाल मिट्टी की खान
दिखाई दी, अर्थात इसे वहां मिली जहां पर थी, वहां से ये लाल मिट्टी लेकर आती थी। और क्यों लाती थी माटा खान से? क्योंकि जो लिपाई के लिए नदियों की मिट्टी कैसी थी? रेतीली, और रेतीली मिट्टी से लिपाई की नहीं जा सकती। मैंने पहले बताया कि टिहरी शहर भागीरथी और भेलंगाना दो नदियों के किनारे पर बसा हुआ था, और नदियों के किनारे होने के कारण नदियों के आसपास की जो मिट्टी होती है वह रेतीली होती है। तो रेतीली मिट्टी लिपाई पुताई के काम नहीं आती है। इसीलिए यह जो बुढ़िया थी माटी वाली, यह टिहरी के जितने भी घर थे उन सब में लाल मिट्टी पहुंचाने का काम करती थी। यह माटी वाली एक कंटर में मिट्टी भरकर घर घर पहुंचाती थी। कंटर कहते हैं कनस्तर, जैसे घी और तेल के कनस्तर होते हैं, तो इसी प्रकार का इसने एक कनस्तर ले रखा था। और यह क्या करती थी कि सबसे पहले उस कनस्तर के ऊपर का जो ढक्कन होता है उसे उतार देती थी, निकाल कर उसे काट के फेंक देती थी। क्यों? क्योंकि यदि उस पर ढक्कन होगा तो उसमें मिट्टी भरने में और उड़ेलने में परेशानी होगी। तो ढक्कन हटाने के बाद उसे मिट्टी भरने में और फिर घर घर जाकर के उस मिट्टी को उड़ेलने में आसानी होती थी। और उस कनस्तर के नीचे अपने सिर पर वह एक पुराने कपड़े का डिल्ला रख लेती थी। डिल्ला कहते हैं एक पुराने कपड़े को मोड़ करके बनाई हुई एक गद्दी, जैसे मजदूर लोग रखते हैं, तसले के या टोकरे के नीचे रख लेते हैं, जिससे उनके सिर में जो भी उन्होंने सिर पे रखा हुआ है, कनस्तर है या टोकरा है, जो भी है, वह चुभता नहीं है और उनके सिर में दर्द नहीं होता है। तो इसलिए यह माटी वाली कनस्तर के नीचे अपने सिर पर पुराने कपड़े का एक डिल्ला बनाकर रख लेती थी। लेखक लिखते हैं कि माटी वाली लाल माटी से भरा कनस्तर लेकर एक ठाकुर के घर गई और ठकुराइन ने उसे कोने में मिट्टी उड़ेलने को कहा। इतने में ही सामने के घर से 9-10 साल की लड़की कामिनी आई और माटी वाली से बोली कि मेरी माँ ने कहा है हमारे घर भी आ जाना। बच्चों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ आपको कि जिस माटी वाली के कारण यह पूरी कथा लिखी गई है उसका तो कहीं नाम नहीं है, और छोटी सी भूमिका निभाने वाली लड़की का नाम लेखक ने लिखा है। क्यों? क्योंकि समाज में मजदूर वर्ग के लोगों को उनके काम से पहचाना जाता है कि वो कौन सा काम करते हैं, नाम से नहीं जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कूड़े वाला, कबाड़ी वाला, तो उसी प्रकार से बुढ़िया को किस नाम से जानते थे लोग? माटी वाली के नाम से। उसका कोई नाम तो होगा, लेकिन उसे उसके नाम से कोई नहीं जानता था, बल्कि उसके काम से जाना जाता था। खैर, लड़की को अभी आती हूं कहकर वह आंगन के कोने में मिट्टी उड़ेलने लगी। इसी बीच मालकिन ने उसे 2 रोटी और चाय लाकर दे दी। उसमें से माटी वाली ने एक रोटी तो अपने बूढ़े पति के लिए छुपा कर रख ली। किसमें? उसने जिस पुराने कपड़े का डिल्ला बनाया हुआ था उसे खोला और खोल करके उसके एक पल्ले में, एक किनारे में एक रोटी छुपा कर रख ली। किसके लिए? अपने पति के लिए, कि जाकर उसे रोटी नहीं बनानी पड़ेगी और वो जाते ही अपने पति को ये रोटी दे देगी। मालकिन ने उससे कहा कि तू बड़ी भाग्यवान है जो चाय के समय पर आई है। पर माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह तो दूर गांव से पहले माटा खान जाती, वहां से मिट्टी खोदती और फिर कनस्तर में भरकर टिहरी शहर के घर घर में पहुंचाती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। बच्चों, यहाँ पर एक प्रसंग और आता है कि ठकुराइन ने माटी वाली को जो चाय दी वे पीतल के गिलास में दी। अब पीतल के गिलास देखकर तो माटी वाली को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे बड़ी हैरान हुई और उसने कहा कि मालकिन, अब तो जमाना बदल रहा है और सभी शहरवासियों के घर में स्टील के बर्तन हैं, लेकिन आपने तो अभी तक ये पीतल के बर्तन संभाल कर रखे हुए हैं। तब ठकुराइन कहती है कि हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी मेहनत से इन वस्तुओं का संग्रह किया होगा। मैं तो पूर्वजों की इस धरोहर को कम दामों में नहीं बेच सकती।
प्रकार लेखक हमें पूर्वजों की धरोहर का सम्मान करने की सीख भी देना चाहते हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि माटी वाली एक रोटी खाकर और चाय पीकर अपना डिल्ले का कपड़ा और कनस्तर लेकर सामने वाले घर में जाती है। वहां से उसे कल हर हाल में लाल मिट्टी ले आने का आदेश मिलता है और उसके साथ ही उस घर की जो मालकिन है वह उसे 2 रोटी दे देती है। माटी वाली उन्हें भी कपड़े में बांध लेती है और अपने गांव की ओर चल पड़ती है। उसे गांव पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। माटी वाली रास्ते में सोचती हुई जा रही है कि घर पहुंचते ही अपने पति को 3 रोटियां परोस देगी और यह भी कहेगी कि साग तो कुछ है नहीं। ऐसा सुनते ही और रोटियां देखते ही बूढ़े का चेहरा खिल उठेगा और वह कहेगा कि कोई बात नहीं है, कोई साग नहीं है। भूख मीठी कि भोजन मीठा। बच्चों, भूख मीठी कि भोजन मीठा पंक्ति के माध्यम से लेखक ने भूख के महत्व को समझाया है। वास्तव में महत्व भूख का ही होता है, भोजन का नहीं। जब हमें भूख नहीं होती तो तरह तरह के पकवान भी अच्छे नहीं लगते और जब बहुत जोर की भूख लगी होती है तो सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। तो इस प्रकार सोचते सोचते उसने रास्ते में से 1 पाव प्याज खरीदा और फिर सोचने लगी कि आज वह अपने पति को रूखी रोटी नहीं देगी। रोज तो बिना सब्जी के ही वो लोग रोटी खाते थे क्योंकि बहुत गरीब थे। तो उसने सोचा आज रूखी रोटी नहीं देगी वह। घर पहुंचते ही सबसे पहले प्याज कूट कर तल लेगी, उसके बाद अपने बूढ़े पति को रोटियां परोस देगी। वह रोटियों का हिसाब भी लगाती है कि अब उसका पति बूढ़ा हो गया है तो वह 1 या 1.5 रोटी ही खा पाएगा और बाकी बची 1.5 रोटी से वह अपना काम चला लेगी, अर्थात 1.5 रोटी उसका पति खा लेगा और 1.5 रोटी वह स्वयं खा लेगी। इस प्रकार मन में सोचते हुए जब वह घर पहुंची तो आज उसका बूढ़ा पति उसे देखकर चौंका नहीं और न ही खाट पर लेटे लेटे उसने अपनी गर्दन ही उसकी ओर घुमाई। माटी वाली ने पास जाकर उसे छूकर देखा तो वह मर चुका था। दूसरा दृश्य शुरू होता है टिहरी बांध के साहब अर्थात ऑफिसर के दफ्तर से। प्रसंग यह है कि भागीरथी व भिलंगाना 2 नदियों के संगम पर बांध बनाया जा रहा है। टिहरी नाम से बांध बनाया जा रहा है, टिहरी बांध। और टिहरी शहर तथा आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। जिनके पास जमीन जायदाद है उनका विवरण ऑफिसर एक रजिस्टर में लिख रहा है क्योंकि सरकार इस विवरण के आधार पर ही उन्हें मुआवजा देगी। माटी वाली से जब उसकी जमीन जायदाद के बारे में पूछा जाता है तो वे कहती है, साहब मेरी जिंदगी तो माटा खान से माटी खोदकर शहर के तमाम घरों में पहुंचाते हुए ही बीत गई। साहब माटा खान के कागज मांगते हैं परंतु माटा खान माटी वाली के नाम पर नहीं था, इसलिए उसे मुआवजे में कुछ नहीं मिला। कुछ दिन बाद टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया और पूरे शहर में पानी भरने लगा। सब लोग अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अफरा तफरी मच गई। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गई और वहीं बैठे बैठे हर आने जाने वाले से एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों, इस कथन का आशय है कि गरीब व्यक्ति का ठौर ठिकाना नहीं छीना जाना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई अपनी निजी संपत्ति तो होती नहीं है और विस्थापन में दूसरे स्थान पर जाकर पुनः बसने की उसकी सामर्थ्य नहीं होती है। उसके पास न पैसा होता है न अपनी कोई पहचान होती है, तो दूसरी जगह पर जाकर रहना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने विस्थापन के समय वर्ग विशेष को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया है। बच्चों, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इसका एक अर्थ और भी हो सकता है और वह यह है कि गरीब आदमी को जीते जी तो कोई जगह नसीब नहीं होती, ना उसका घर होता न जमीन होती, लेकिन जहां पर वह रह रहा है वहां मरने के बाद उसे
शमशान में 2 गज जगह तो मिल जाती है, लेकिन माटी वाली का गांव खाली कराया जा रहा है, वहां पानी भर गया है, वहां के शमशान घाट पानी में डूब गए हैं। तो इसलिए माटी वाली को लगता है कि जीते जी तो उसे अपनी कोई निजी जगह मिली ही नहीं, लेकिन अब मरने के बाद भी उसे कोई जगह नहीं मिलेगी। तो विस्थापन के समय होने वाली परेशानियों का जो वर्णन है, जो चित्रण है, वह लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। बच्चों, आशा है इस पाठ का सार आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।